देखिए, इम्परेटिव सेंटेंसेस का मतलब आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या शिक्षा इस तरह की बातें पाई जाती हैं, वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। असल में होता क्या है, देखिए, हिंदी पहचान हर वाक्यों की, हर तरह के टेंसों की जो हिंदी पहचान है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, हमारा माइंड पहले हिंदी पकड़ता है कि हिंदी हम कैसे पहचानें कि इम्परेटिव है। तो इसीलिए यहाँ ध्यान दें कि हिंदी पहचानने के लिए ऐसा कोई सा भी वाक्य जो जिसकी लास्ट साउंड, हिंदी वाक्य की लास्ट साउंड या तो ओ है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, अपना काम करो, दरवाज़ा खोल दो, तो दरवाज़ा खोल दो लास्ट साउंड इनकी क्या है, ओ। या फिर ये, खिड़की बंद कर दीजिए, बाहर जाइए, यहाँ आइए, तो इन वाक्यों की लास्ट साउंड क्या है, ये। या फिर ना, यहाँ आना, वहाँ जाना, धूप में मत बैठना, अपना काम ठीक से करना। तो ये जो सेंटेंस हैं इस तरह के, जिनकी लास्ट साउंड ओ, ये या ना होती है, वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस में हिंदी पहचान मैंने आपको बताई। देखो, जैसे श्रीमान जी कृपया मुझे मत पीटो, यहाँ पर टो जो लास्ट साउंड है वो हमारी क्या है, ओ है। पीटो की लास्ट साउंड ओ है, इसीलिए वाक्य क्या हुआ, इम्परेटिव हुआ। अपना कार्य समय पर करो, करो की लास्ट साउंड क्या है, ओ है, इम्परेटिव है। अपने वरिष्ठों के सामने कभी मत हिचकिचाओ, लास्ट साउंड ओ। अपना कीमती समय नष्ट मत करिए, लास्ट साउंड ये। तो आप देख रहे हैं इस तरह के जो 5-6 वाक्य मैं लिख चुका हूँ टाइम को बचाने के लिए, तो इसी तरह के सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं। वेरी सिंपल वे, बहुत ही आसान तरीका। देखिए, सबसे पहले हम ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। आपको पता है कि जो भी एक्शन होते हैं, आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, सोना, ये सब क्या हैं, ये सब वर्ब हैं। और हर वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। यहाँ पर कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। हाँ, 5 फॉर्म होती है, मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पर हमें अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट को ध्यान दें, ऑब्जेक्ट वो होगा जो हमारे हिंदी वाक्य में किसे या क्या का आंसर होता है, और जो किसे या क्या का आंसर नहीं होता वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको हम अदर वर्ड मानकर वर्ब के बाद लिख देते हैं। अब देखिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दें, अपना कार्य समय पर करो। इंग्लिश ट्रांसलेट करने का क्या रूल है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या वर्ब है उसमें, अपना कार्य समय पर करो, करना। वर्ब हो रही है करना, करने को क्या कहते हैं, डू। तो देखो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, डू। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब किसे या क्या का आंसर। सेंटेंस है हमारा कि अपना कार्य समय पर करो। किसे का प्रश्न करो, किसे करो समय पर, या क्या का प्रश्न करो, क्या करो समय पर। आंसर मिला अपना कार्य। इंपरेटिव सेंटेंसेस में ध्यान रखो, अपने की अंग्रेजी हमेशा योर आती है, क्योंकि इन सेंटेंसेस में हमेशा यू सब्जेक्ट होता है जो कि छिपा रहता है। तो इसीलिए अपने कार्य की अंग्रेजी हमने क्या लिखनी है, योर वर्क। तो डू योर वर्क, अपना कार्य करो। अब जो भी बच गया है वो लास्ट में लिख दो। क्या बच गया है, समय पर, ऑन टाइम। तो डू योर वर्क ऑन टाइम। दूसरा सेंटेंस देखो, अपने वरिष्ठों के सामने कभी मत हिचकिचाओ। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहां लिख रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए वो बात क्या है कि यदि
हमारे हिंदी वाक्य में कोई इस तरह का शब्द है जैसे कृपया या सदा या श्रीमान या श्रीमती, है ना, या फिर जैसे मत या कभी मत, इस तरह के शब्द अगर हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में है हिंदी वाक्य में, तब इन वर्ड्स की जो इंग्लिश है वो हम इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लिख देंगे। वेरी सिंपल। देखो, अगर यहाँ पर कृपया है हमारे वाक्य में, तो कृपया की अंग्रेजी प्लीज को हम फर्स्ट फॉर्म से पहले लिख देंगे। अगर सदा है तो सदा की अंग्रेजी ऑलवेज को हम फर्स्ट फॉर्म से पहले लिख देंगे। श्रीमान या श्रीमती है तो सर या मैम को हम फर्स्ट फॉर्म से पहले लिख देंगे। और अगर मत है तो हम डू नॉट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लिखेंगे। लेकिन अगर कभी मत है तो कभी मत के लिए हम नेवर को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लिखेंगे, और कुछ नहीं है। अगर एक शब्द है तो एक ही शब्द लिखेंगे, दो दो तीन तीन भी अगर है ना, तो वो भी फर्स्ट फॉर्म से पहले ही जाने हैं, और कुछ नहीं है। देखो आगे सेकंड सेंटेंस पर ध्यान दो। अपने वरिष्ठों के सामने कभी मत हिचकिचाओ। यहाँ ये वर्ड आया है कभी मत, और जब कभी मत आ जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ कभी मत के लिए हम क्या लिखते हैं, नेवर लिखते हैं, नेवर। तो फर्स्ट फॉर्म से भी पहले यहाँ पर, मतलब वाक्य की स्टार्टिंग में एकदम सबसे शुरू में यहाँ पर क्या आ जाना है, नेवर। और कोई तो वर्ड नहीं है इनमें से, अगर और भी कोई है तो कोमा लगाओ उसके बाद लिख दो, नहीं है तो यहीं आ जाओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या वर्ब हुई कि अपने वरिष्ठों के सामने कभी मत हिचकिचाओ, हिचकिचाना, हेजिटेट। तो जो भी फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हेजिटेट, हिचकिचाना, तो नेवर हेजिटेट, कभी मत हिचकिचाओ। क्या बच्चा, अपने वरिष्ठों के सामने, अपने के लिए अंग्रेजी क्या आती है इंपरेटिव में हमेशा, योर, और के सामने के लिए बिफोर। तो नेवर हेजिटेट, कभी मत हिचकिचाओ, बिफोर मतलब के सामने, किसके सामने, अपने वरिष्ठों के, योर सीनियर्स। वरिष्ठ मतलब सीनियर, और वरिष्ठों मतलब कि सीनियर्स। तो नेवर हेजिटेट बिफोर योर सीनियर्स, नेवर हेजिटेट बिफोर योर सीनियर्स। अब थर्ड सेंटेंस पर ध्यान दें। अपना कीमती समय नष्ट मत करो। क्या इन वर्ड्स में से कोई वर्ड है इसमें? बिल्कुल है। कौन सा वर्ड है? मत है, कभी मत नहीं है। तो अगर कभी मत होता तो नेवर लिखते, लेकिन इसमें मत है तो केवल क्या आएगा, मत है तो केवल डू नॉट आएगा। तो इसीलिए थर्ड सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू नॉट। अब डू नॉट के बाद और कोई वर्ड है क्या, अपना कीमती समय नष्ट मत करो में और कोई वर्ड नहीं है, मत था तो मत की अंग्रेजी हमने इस रूल से भी पहले डू नॉट लिख दी है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म क्या वर्ब हो रही है, अपना कीमती समय नष्ट मत करो, नष्ट करना। नष्ट करना मतलब वेस्ट, तो डू नॉट वेस्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या नष्ट मत करो, अपना कीमती समय। देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो भी किसे या क्या का आंसर होगा वो सारे का सारा आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें सेंटेंस है कि अपना कीमती समय नष्ट मत करो। क्या का प्रश्न करो कि क्या नष्ट मत करो, आंसर है अपना कीमती समय। तो अपने के लिए हम लिखेंगे योर, और कीमती के लिए लिखेंगे वैल्यूएबल, और समय के लिए टाइम। तो डू नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। इसको हम शॉर्ट में डोंट भी कह सकते हैं, डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4, कृपया इधर आना। ये इंपरेटिव क्यों है, क्योंकि इसके भी लास्ट में क्या आया, ना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कृपया इधर आइए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कृपया इधर आओ। तो ओ, ये या ना, ये भी जो होगा ये सब का सब क्या होगा, इंपरेटिव होगा।
तो कृपया इधर आइए, देखिए वर्ड कृपया आ चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले बिना किसी टेंशन के हमें इन वर्ड्स की अंग्रेजी लिख देनी है। उसके बाद वर्ब क्या हुई, कृपया इधर आना, वर्ब है कम, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कम। तो क्या हुआ, प्लीज कम। और भी कुछ बचा क्या, इधर, इधर मतलब हेयर। तो सेंटेंस हमारा बना प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर। धूप में मत जाना, देखो इसमें हमारा ये मत आ गया। मत का मतलब ये है कि जब मत आ गया तो हमें क्या लिखना है, फिर डू नॉट लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, डू नॉट लिख देंगे। उसके बाद जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, धूप में मत जाना। अरे भाई कृपया इधर आना में वर्ब हुई थी आने की, तो हमने लिख दिया था कम। अब धूप में मत जाना तो वर्ब हुई जाने की, तो हमें जाने की अंग्रेजी लिखनी है गो, लेकिन मत के बाद कि डू नॉट गो। अब ऑब्जेक्ट, गो का ऑब्जेक्ट कभी भी किसी क्या का आंसर नहीं होता, इसमें जो बच जाता है बस वही अदर वर्ड हम लिख देते हैं। तो डू नॉट गो का मतलब हुआ मत जाना या मत जाओ या मत जाइए। क्या बच्चा, धूप में, इन द सनलाइट, इन द सनलाइट। तो डोंट गो इन द सनलाइट। नेक्स्ट, श्रीमान जी कृपया मुझे मत पीटो। देखो इस सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात यह है कि श्रीमान जी, एक तो वर्ड आया ये, एक कृपया और एक मुझे। नीचे दिए गए शब्दों में से 3 शब्द इस सेंटेंस में हैं, तो ध्यान दें उन तीनों को ही सबसे पहले लिख दो, लेकिन बाद में बस वही फॉलो करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो श्रीमान जी है तो 6 सेंटेंस में हम श्रीमान जी के लिए शर लिख देंगे। उसके बाद कृपया है तो कोमा लगाएंगे और कृपया के लिए हम प्लीज लिख देंगे। फिर कोमा लगाएंगे, क्यों कोमा लगाएंगे, क्योंकि तीसरा वर्ड और है अभी इन वर्ड्स में से, कौन सा है, मत। तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, डू नॉट लिख देंगे। अब कोमा नहीं लगाएंगे क्योंकि और कोई वर्ड नहीं है। तो सर प्लीज डू नॉट। अब यहीं आ जाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या वर्ब हुई, पीटना। पीटना मतलब बीट या पनिश। अब ऑब्जेक्ट, किसे मत पीटिए, मुझे, मुझे मतलब मी। तो सर प्लीज डू नॉट बीट मी। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, आप इनको समझने की कोशिश करें और कुछ भी इनमें भारी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट, लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग जनरली हम उन वाक्यों में करते हैं जो, मैं आपको बताऊं, जो हमारे हिंदी वाक्य ने दो पर फिनिश होते हैं, जो हमारे हिंदी वाक्य ने दो, ने दो, मुझे आने दो, जाने दो, खाने दो, सोने दो, पीने दो, रोने दो, धोने दो, ये जो ने दो पर फिनिश होने वाले सेंटेंस हैं, जितने भी सेंटेंस, इन सब सेंटेंस में हम लेट का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे अब मुझे सोने दो, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस ने दो पर ये फिनिश हुआ। या जैसे सेंटेंस नंबर 2, बच्चों को क्रिकेट खेलने दो, ये भी हमारा सेंटेंस किस पर फिनिश हुआ, ने दो पर फिनिश हुआ। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लेट का प्रयोग करते हैं। या जैसे तीसरा सेंटेंस, मोहन को यह काम करने दो। तो देखो ये जो जितने भी सेंटेंस होंगे दिन भर में हम जितने भी बोलते हैं, एक सेंटेंस से हज़ारों सेंटेंस आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं, उसी तरह से बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि ने दो पर फिनिश हो रहे हैं।
तो इनमें हम लेट का यूज़ कैसे करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसका रूल है, कि सबसे पहले हम लेट, और लेट के बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो हमारे हिंदी वाक्य में किसे का आंसर है वो लेट के तुरंत बाद आना है, और उसके बाद जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट का मतलब या तो जो क्या का आंसर है या जो अदर वर्ड्स बच गए हैं। इस स्ट्रक्चर पर हम इन ने दो वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए जैसे अब मुझे सोने दो, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेट। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे